पिक्चर चालू करो बे। तो शिवम त्यागी, इनको लगाम लगानी है, आपको सरकार को भी चलाना है, देश को भी चलाना है। तो बीते 15 दिनों के अंदर आपने क्या किया है और विपक्ष ने क्या किया है, इसकी रिपोर्ट कार्ड भी आप लोगों ने जारी कर दी है। लेकिन इस बार विपक्ष के तेवर और कलेवर दोनों बहुत जबरदस्त है। क्या भारी पड़ने वाला है ये सदन, ये सत्र? आरजेडी के मेरे मित्र ने कहा कि इस बार जनता ने जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दिया है। क्यों नहीं? यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने वोट दिया है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए ही वोट दिया है। अगर कांग्रेस को दे दे तो लोकतंत्र खत्म कर देते हैं हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तय कर दिया इस देश की जनता ने इस बार भी। ये अपने आप में बहुत अविस्मरणीय है। 1962 के बाद 64 साल बाद फिर से इस देश में कोई एक ऐसी सरकार आई है जिसने लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। बाप को भेज, तेरे बस की बात। हमने 15 दिन के लिए तो कहा ही, लेकिन आपने जो विषय खास तौर पर रखा टसल, मैं ऐसा मानता हूं कि जनता ने कुछ सांसद अगर इनके ज्यादा जिताकर भेजे तो वो शायद इसलिए भेजे, कुछ नहीं, काफी हाँ, तो वो शायद इसलिए भेजे कि बहुत ज्यादा शोर नहीं चाहिए उनको, डिस्कशन चाहिए, डिस्कोर्स चाहिए। जैसे यहां पर अभी आपने 5 पैनलिस्ट रखे हैं, आपको अगर डिस्कशन को और वाइड करना होता तो 7-8 रख लेते आप। उसका विषय ये नहीं होता कि हम आपस में लट्ठम लट्ठा करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। उसका एजेंडा ये होता कि डिस्कशन और वाइड हो जाता। लेकिन शायद ये उसका मतलब समझते नहीं है। संख्या चाहे इनकी कुछ भी रही हो, लगातार कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करना, महिला मार्शल को पीट देना, शीशे को फोड़ देना, लगातार हंगामा करना, डिस्कशंस पे वॉकआउट करना, उसी तरह का रवैया इनका रहा है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। हमें पूरी उम्मीद है इस बार कि जब संसद चलेगी तो कहीं ना कहीं डिस्कॉर्स भी होगा, डिस्कशन भी होगा, जनता के मुद्दों पर बात भी होगी। और मैं मानता हूं कि हम जैसे डिस्कशंस पहले देखा करते थे, शायद उस तरह के डिस्कशंस हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजकुमार भाटी, अब आपका वक्त है, मैं आपके पास आता हूं। डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन, यानी जो ट्रिपल डी का फॉर्मूला है ये होना चाहिए। यानी चर्चा विमर्श जरूरी है, लेकिन हंगामा भी जरूरी है, आपको लगता है? और हर विषय पर हंगामा जरूरी है, हर विषय पर तलवार खींची रही ये जरूरी है सत्ता और विपक्ष के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में? बिल्कुल जरूर नहीं है। बहुत काम सहयोग से भी चलाए जा सकते हैं, आपसी सद्भाव से चलाए जा सकते हैं, मेलजोल से चलाए जा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों पक्ष उसके लिए आगे बढ़े। जी, एक पक्ष संसद में खड़ा होकर ये ना कहे कि एक अकेला सब पर भारी। गजब बेइज्जती है। ये जो भाषा है, एक अकेला सब पर भारी, ये तानाशाही की भाषा है। हम की जो भाषा है, हमारा संविधान भी हम शब्द से शुरू होता है। हम भारत के लोग, भारत को एक सर्वप्रभुत्व। आप भी तो उस एक अकेले के पीछे ही पड़े हुए हो। पूरी सरकार में किसी का नाम नहीं लेते, उस मोदी का ही नाम लेते हो। दूसरी बात आपने कहा क्या बदला, इस बार देखो क्या बदला हुआ है। जी, हमारे भाई शिवम त्यागी भी आशान्वित हैं कि इस बार बढ़िया काम होंगे, और हम भी आशान्वित हैं कि इस बार बढ़िया काम होंगे। तो इस देश की महान जनता को प्रणाम, जिसने दोनों पक्षों को आश्वासन दिया है कि इस बार बढ़िया काम होंगे। ये जनता की उपलब्धि है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार की जहां तक बात है, इस बार संसद में, जैसा अभी आप पासा साहब से पूछ रहे थे, इन्होंने 1-2 उदाहरण दिए। कुछ उदाहरण ये भी हैं कि कृषि बिल बिना कृषि मंत्री की सलाह के और बिना किसानों की सलाह के लाया गया, ऑर्डिनेंस से लाया गया। नोटबंदी बिना वित्त मंत्री को बताए, रिजर्व बैंक के गवर्नर को बिना बताए की गई। अग्निवीर योजना बिना रक्षा मंत्री की जानकारी के आई। जब इस तरह के फैसले लिए जा रहे थे तो उसे तानाशाही कहते हैं। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार कोई ये दावा नहीं कर पाएगा कि मैं, इस बार सरकार, जो आपने एक बात और कही, 23 साल से हैं सरकार में, लेकिन इस बार परिवर्तन यह है कि पहले बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं है, चाहे गुजरात हो चाहे केंद्र हो। इस बार वो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, और बैसाखी भी वो 2 हैं। पूरे चुनाव जो मोदी जी के और बीजेपी का कोर जो मुद्दे हैं, उन पे उनकी असहमति है जी। चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये मुस्लिम आरक्षण वाला मसला हो, चाहे दूसरे मसले हो, उन पे उनकी। ठीक है, तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, क्या आपको लगता है? आखिरी बात ये बोलते हुए जी जी जी, कि ये जो, हाँ, आपने एक चीज और पूछी थी कि इन 15 दिन की क्या उपलब्धि। इन 15 दिन में लीक की सरकार सिद्ध हुई है। ये पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का भर्ती का लीक हुआ, समीक्षा अधिकारी का लीक हुआ, और तो और राम मंदिर की छत भी लीक हो रही है, उसमें भी पानी टपक रहा है। अयोध्या की सड़कें धंस रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने राम को भी नहीं बख्शा, उसके निर्माण में भी घपला है। जी जी, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। कहते हैं कि अगर आपको नंबर ज्यादा मिले तो ह्यूमिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ा बेहतर आया। अभी भी विपक्ष के लायक आपको देश की जनता ने समझा, विपक्ष में लेके आया, नहीं तो सरकार में लेके आता। लेकिन ह्यूमिलिटी आने की बात जो होनी चाहिए थी, उसमें ऐसा लग रहा है कि अब, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि अक्खड़पन आ गया है, कि अब हमारी सुननी पड़ेगी, हमारी नहीं सुनोगे तो तुम तानाशाह, हमारी नहीं सुनोगे तो तुम संविधान बदलने जा रहे हो। ये नैरेटिव बिल्ड करने का विपक्ष ने प्रयास किया कि बीजेपी आएगी संविधान बदलेगी, मोदी आएगा तो संविधान बदलेगा। 10 साल से मोदी है जी, कौन सा संविधान बदल गया? संविधान तो एक ही बार ही रोका गया इस देश के अंदर, जो इंदिरा गांधी ने रोका था। आपके इतिहास की पुस्तकों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, ये तक बदला गया है इस देश के अंदर। जेएनयू जैसी संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश की गई है, और ये जो बदलाव आया है ये यहां बैठे हुए युवा लेकर के आए हैं। नीट के लिए एजुटेशन चल रहा था, मैं खुद गया हूं और झज्जर होकर के आया हूं। हरियाणा के लड़कों ने बड़ी मेहनत करके अपने खेतों में से पैसे बचा बचा के, जो गरीब किसान है, कोचिंग दिलवा करके बच्चों के पेपर दिलवाए। तुम चोरी करके बैठे हो। और जो मिनिस्टर एचआरडी रिजाइन नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दे रहा है, हंगामा नहीं होगा, होगा।
बिल्कुल होगा। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे हंगामा होगा। फिर हमने हल्ला मचाया, डर के मारे नेट की परीक्षा इन्होंने रोक दी। एक साल तक लड़के बैठ करके अपने इम्तिहानों की तैयारी करते हैं कि पीएचडी में दाखिला हो जाए, कोई टीचिंग का असाइनमेंट मिल जाए, घर में नौकरी मिल जाए। तो क्या हंगामा ना मचाएं? बिल्कुल मचाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश की प्रथा रही है, अभी स्पीकर के वाला इशू हुआ था, स्पीकर वाले इशू पे देश की प्रथा है कि आप अपोजिशन के नेताओं को फोन करिए, बुलाइए, मीटिंग करिए, आश्वासन दीजिए और मिलजुल करके। राजनाथ जी किया फोन? राजनाथ जी ने नहीं किया था, कांग्रेस का आया था ये वक्तव्य कि हम वेट करते रहे। कांग्रेस ने माना, राहुल गांधी ने माना, राजनाथ जी ने उन्होंने कहा कि 10 मिनट पहले दोपहर के हमने जल्दीबाजी में फिर एक कैंडिडेट को का नाम हमने दिया। तो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट हमेशा अपोजिशन को जाना चाहिए। तो तेलंगाना में तो नहीं हुआ ऐसा? अगर नहीं हुआ तो उसको प्रधानमंत्री नहीं हुआ। नहीं, सुनिए, रोल मॉडल, ये कब तक सरकार अपनी कुरीतियों को पुराने किसी विपक्ष के एग्जांपल पुराने के लिए सर नहीं की बात है। तेलंगाना की सरकार तो एक साल को कंप्लीट हुआ करना चाहते हैं तेलंगाना को। ओके शिवम त्यागी। देश में 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1972 तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनकी सरकार रही। एक भी जगह डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष का नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? क्यों नहीं? कुछ पूछा मैंने कुछ। लोकसभा 52-57 लोकसभा है। कब तक गुमराह करोगे? ये इनको 52-57 क्या था? मिनिस्टर लोकसभा नहीं भाई। मिनिस्टर एचआरडी कब रिजाइन कर रहा है? अभी मिनिस्टर एचआरडी पर पहुंच गए। सुनिए जरा, अभी स्पीकर के बीच में नहीं एचआरडी मिनिस्टर का है। इसको पब्लिक तय करने दीजिए, वो अपनी बात करके रख ले। फिर 1952 में लोकसभा, 57 में लोकसभा, 62 में लोकसभा, 67 में लोकसभा, 69 में लोकसभा, 72 में लोकसभा, किसी भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का नहीं हुआ। लेकिन इनका हुआ तो हुआ। अब आ गया तो जी अब आ गया तो इन्होंने कहा कि इतिहास बदला जा रहा है। तो क्या रोमेला थापर का इतिहास पढ़ाई क्या, जिसमें लिखा जा रहा था कि भगत सिंह आतंकवादी है? क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो। इसके अलावा एक और चीज, अलग अलग जगहों पर बातें कही गई। एक इन्होंने कहा कि वो एक अकेला सब पर भारी पर बड़ी दिक्कत है इनको। इनकी पार्टी ने 5 यादवों को टिकट दिया, सांसदों को। कहां से है वो? एक ही परिवार से। 1994 में जो पार्टी पैदा हुई है वो पिताजी, चाचाजी, मामाजी, फूफाजी, नानाजी, बेटाजी, उससे बाहर आज तक निकल नहीं पाए और हमें पढ़ा रहे हैं एक अकेला सब पर भारी का पार्ट। प्लीज अपनी पार्टी में कहिए कम से कम के परिवार से बाहर निकले, एक आदमी से बाहर निकले। बोलिए, चुप कर बे कुत्ते। पार्टी में राजकुमार भाटी आपका नाम है क्या? कौन है? इनको रोकिए भाई, क्या हो गया? क्या तो परिवारवाद नहीं है? थैंक यू। अब एक और चीज, आप अपनी पार्टी अब एक और चीज, अब एक और ठीक है, अब राजकुमार भाटी आएंगे इसके बाद। अब लोकतंत्र बचाने पर आते हैं। नाना जी को लगा लें, दादी जी को लगा लें, पिताजी को लगा लें, उसके बाद माता जी, किसके नाना जी, किसके दादाजी, किसके पिताजी? जो आजकल संविधान लेकर घूमते हैं राहुल गांधी, उनके समय में इस देश में 64 बार संविधान में संशोधन हुआ। इस देश में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में इस देश में अप्रोक्सीमेटली 15% संविधान बदल दिया गया। वो आज आकर जो है लोकतंत्र में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं नहीं संविधान की रक्षा हम करेंगे। अरे अपने खानदान से कर लेते तो इस देश को ये देखने की हिम्मत ना पड़ती। जरूरत विषय साफ है। इस देश में संविधान, लोकतंत्र अगर स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो नहीं खत्म कर सकते। हाँ, कुछ लोगों को उसकी आड़ में अपनी सत्ता जरूर बनाने की कोशिश करनी है, रोटियां जरूर देखनी है। इस वजह से ये ड्रामा। राजकुमार भाटी, क्या पॉलिटिकल गिमिक करने के लिए बार-बार संविधान की आड़ ली जा रही है? क्योंकि संविधान को बदलने का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जरूर ट्रैक रिकॉर्ड है संविधान में संशोधन करने का। नहीं, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो संविधान बदलने का सबसे पहला बयान भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह ने दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा चुनाव के दौरान कि आपको 400 सीट क्यों चाहिए, सरकार तो 272 पे बन जाती है। पीवी नरसिंह राव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो राम मंदिर को फिर से गिरा देंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? अभी तो उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बोलेंगे। उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उन्होंने कहा था रिस्पेक्ट, वो आपके बीच में नहीं बोला, उपदेश दे रहे थे, अभी तो उपदेश दे रहे थे। नहीं, एक सेकंड शिवम त्यागी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपकी बारी। बोलिए। इनके ज्ञान का स्तर यह है कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ पीवी नरसिंह राव इस दुनिया में थे ही नहीं। फटीक है या बड़वे कह रहे उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा ज्ञान का स्तर यह है। उन्होंने कहा कैसे कह देंगे जब वो थे ही नहीं? मस्जिद के समय में 1992 में जब उन्होंने ये कहा था कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनवाएंगे। बाबरी मस्जिद तामीर करने की बात थी, राम इन मंदिर। दोनों बातों में बाहरी अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मस्जिद में कोई अंतर नहीं, इनमें जमीन आसमान का बिल्कुल अंतर है। नहीं। बाबरी मस्जिद तामीर करने की ये बात तो मुलायम सिंह यादव जी का भी बयान है। इस तरह डिबेट। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी का मेरा कार्यक्रम ऐसे नहीं चलता, मेरा निवेदन है एक एक करके सब बोलिए आप राजकुमार भाटी। बाबरी मस्जिद को गिराना एक आपराधिक कृत्य था, डंके की चोट पे कहेंगे, हमेशा कहेंगे। वो भारतीय कानून के प्रति अपराध था और उस अपराध में कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी दी थी। उसका समर्थन हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी शुरू से ही नीति थी कि अयोध्या का मसला या तो आपसी सहमति से हल हो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वहां मंदिर बनेगा, ना तो हम, ना कोई और, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, एक आदमी उसके विरोध में नहीं बोला। यह भारत की खूबसूरती है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। शाबाश बेटा। ये अपनी वोट की राजनीति के लिए सांप्रदायिकता फैलाते हैं, फर्जी बयानबाजी करते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कहा था, नरसिंह राव ने कहा था। इससे आम आदमी के अंदर घृणा फैलती है।
और उनमें झगड़े होते हैं। वोट के लालच में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए जाने चाहिए। पर नहीं एक दूसरी बात ये मुझे ऑन रिकॉर्ड एक चीज रखनी पड़ेगी। पीवी नरसिम्हा राव ने ये पार्लियामेंट के पटल पे कहा था कि हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे, पॉइंट नंबर 1। और मुलायम सिंह यादव, क्योंकि उस समय वो उत्तर प्रदेश के अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें मौका मिलेगा तो हम तामील करेंगे। और वही दौर था जब कांग्रेस और सपा के बीच में एक बड़ा कंपटीशन हुआ मुस्लिम वोट का। देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट निर्धारित रहेगा। नहीं, फैक्ट हमारा फैक्ट भी सुनो जी। उस समय तक मंदिर निर्माण का ना तो फैसला हुआ था ना मंदिर निर्माण हुआ था। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मस्जिद को गिराना एक आपराधिक कृत्य था और यह सबने माना था कि गलत गिराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में माना कि वो गलत गिराई गई। चलिए संविधान के ऊपर आप। हाँ, अब मैं संविधान पर जी 40 सेकंड उसके ऊपर, देन शांतनु गुप्ता। पूरे लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अपने घोषणा पत्र का कोई जिक्र न करके कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाषण देते रहे। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र को ठीक से पढ़े तो उसमें कई अच्छी बातें भी हैं। संसद बुरी भी थी, संसद सत्र के बारे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम सरकार में आएंगे तो वर्ष में 100 दिन सत्र चलाएंगे। नंबर 1 बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा, उन्होंने कहा सप्ताह में 1 दिन का दिन इस बात के लिए होगा कि विपक्ष के एजेंडे पर बहस होगी संसद के अंदर। और तीसरा, उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य नहीं होगा, वो निष्पक्ष रहेगा। तो इन बातों को भी तो अपनाएं। ये भारतीय जनता पार्टी के अगर लोकतंत्र में, संविधान में आस्था है, संविधान लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य नहीं होगा तो वो फिर कैसे बनेगा? मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा में कैसे पहुंचेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अध्यक्ष बनने का ये परंपरा रही है। अब ये दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं। इस तरह की बात परंपरा। जनता को आप मूर्ख समझना। फिर बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति बहुत कारगर तरीके से बनाती है। जिस तरह का फेक वीडियो अमित शाह का चलाया गया और जो 9 दिन बाद सामने आया, उसका एक डैमेज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में हुआ। लेकिन उसके बाद तो बीजेपी ने अपने चुनाव में कमबैक करा, वो भी काबिले तारीफ था। यानी एक प्रचार करने में विपक्ष जो था वो कामयाब रहा, लेकिन बीजेपी ने भी कमबैक करा। नहीं तो ये बीजेपी का नंबर और कम हो सकता था, लेकिन बीजेपी का कमबैक सॉलिड था, इसलिए बीजेपी 240 पे आई है। मेरी बात सुनिए। बिल्कुल आपकी बात। संविधान बदलने की बात अनंत हेगड़े 6 बार के सांसद कर्नाटक में भाजपा के बार करते रहे हैं संविधान बदलेंगे। ये फिरोजाबाद के जो सांसद, फैजाबाद के सांसद जो आपके कैंडिडेट, उन्होंने ये बात बार कही कि हम बदलेंगे। और यही नहीं, जब हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी संविधान पर समीक्षा के लिए। ये रिकॉर्ड में है, आप चेक कर लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन्होंने ये बात कही थी। ये बड़ा आरोप है। भाजपा से संविधान भाजपा का संविधान बनाने में कोई हाथ नहीं रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक संविधान दिया। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था अपने संविधान के अंदर? इस देश के युवाओं को बताइए, क्या बाबा साहब ने सेकुलर शब्द डाला था? जिसका जवाब है नहीं डाला था बाबा साहब ने सेकुलर शब्द। इंदिरा गांधी ने डाला, इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर। ये सत्य है। कुछ समझे दया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था? बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था? अच्छा एक चीज बताइए। जब इन लोगों ने संविधान, जब इन लोगों ने इमरजेंसी देश में लगाकर संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाला, उससे पहले का देश सेक्युलर नहीं था क्या? इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते थे क्या? इस देश में दलित साथ में नहीं रहते थे क्या? सब साथ में रहते थे। सिर्फ डालने में बढ़ते ये देश सेक्युलर हो गया क्या? कैसी बेकार की बातें हैं। और सुनिए प्लीज, आप इनको रोक। अभी तो कहने उनको मैंने रोका था, मैं आपको मौका दूंगा। आपको रोका था मैंने, इनको भी रोका। आप तो देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि हमारे कुछ सांसदों ने, जो कि पार्टी ने नहीं कहा, कुछ सांसदों ने कहा कि संविधान बदलेंगे। इन लोगों ने बदल दिया, कहा नहीं, बदल दिया। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, 15% संविधान इमरजेंसी लगाकर बदल दिया। कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए संविधान बदल दिया। इसके अलावा तेलंगाना में 4% आरक्षण जो दिया मुसलमानों के लिए, उसके लिए संविधान बदल दिया। ये बदल देने वाले गलत नहीं है, हम बोलने वाले गलत हो गए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। इमरजेंसी के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, ये फटा हुआ ढोल है। ये 45-50 साल पुराना फटा हुआ ढोल है। फट गया ढोल। ये जनता इस ढोल को नहीं बजाने वाली है। आप इस जनता 10 वर्षों में फटा हुआ वही हो जाता है कि जो संविधान के साथ किया है, दुर्गत आपने संविधान के 10 वर्षों में किया है। इसका जवाब दीजिए। जनता वो जवाब पूछती है। अगर आप भूतकाल में जाकर के बात करेंगे तो आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि 1942 में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की हमायत में खड़े थे। फटीक है या बड़वे? आप इसका भी जवाब जनता मांगेगी। गांधी जी की हत्या किसने की? गांधी जी की हत्या गॉडसे ने की। आपका गॉडसे से क्या रिश्ता रहा है? ये भी जनता जानना चाहिए। आप ये भी जनता को बताइए। आप एक तरफा नहीं होगा। क्या बढ़िया था गुरु। आपने बोला कि ये जो इमरजेंसी का जो काला दौर था, ये फटा हुआ ढोल है। 45-50 साल से ये फटा हुआ ढोल चल रहा है, आपने ये बोला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लालू यादव जी जो आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मतलब सर्वोच्च नेता है, उनकी सुपुत्री जो सांसद बनी है अभी, मीसा, उनका नाम मीसा क्यों रखा? मीसा भारती नाम है। मीसा क्यों नाम रखा गया था? देखिए ऐसा है अमीश जी
कि इमरजेंसी को मैंने इसलिए फटा हुआ ढोल कहा कि इमरजेंसी आपातकाल मैं बिल्कुल आपकी बात में समझ गया। मैं पूछ रहा हूं लालू जी की बेटी का नाम मीसा भारती क्यों, मीसा क्यों रखा गया? लालू जी जेल में थे तब उनकी पैदाइश जेल में क्यों थे? इसलिए उनका नाम रखा गया था। जेल में क्यों थे? इमरजेंसी गलत थी, हम ये कहते हैं डंके की चोट पर। हमने लड़ाई की थी उसके खिलाफ, हम लड़े थे उनके खिलाफ, हम उनके खिलाफ लड़े थे। That establishes my point. लेकिन ओके जनता ने 1977 अब इसका मतलब इमरजेंसी फटा हुआ ढोल नहीं थी, वो इमरजेंसी को हर साल याद दिलाना चाहिए इस देश के युवाओं को। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था। वो सिखाती है इमरजेंसी, वो बताती है कि कितना बड़ा दमन हुआ था 1975 में हमारे युवाओं के साथ, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देश के साथ। हर 50 साल पुरानी चीज फटा हुआ ढोल नहीं होती। मेरे बराबर में पुराने लोग खड़े हुए हैं और फटा हुआ ढोल अगर होती भी तो इतना जोर से तो बिल्कुल नहीं बजता। थैंक यू। दूसरी बात, इस देश में अगर कोई इतिहास में गलत या सही चीजें हुई हैं, इनको डिस्कशन करना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर इस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस देश के लिए कुर्बानी दी तो ये तो कल उसको भी गलत बताने लगेंगे। अगर इस देश में अंग्रेजों ने इस देश के साथ गलत किया ये तो कल उसको भी अच्छा बताने लगेंगे। इमरजेंसी में एक दिन में 900 देश के नेताओं को उठाया गया था। सिर्फ ये कहने भर से आपकी गिरफ्तारी हो जाती थी कि इंदिरा जी की सरकार गिरनी चाहिए। इतनी सी बात कहने से लोगों ने जेल में बंद, अपनी जान चली गई, उनकी पूरा परिवार चला गया। राजनाथ सिंह जी जो हमारे इस समय के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी माता जी चली गई इस दुनिया को छोड़कर, उनसे मिलने नहीं दिया गया और यहां पर आज आकर भाषण देते नहीं लोकतंत्र खतरे में। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। खतरे में नहीं है। क्या होती थी? ये खड़े होकर कितना कह रहे हैं इस देश की सरकार को, इनको किसी ने जेल में डाला गया, वो तो रुकी नहीं रही। देखिए विषय साफ है। ओके राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि ये जो इमरजेंसी है ये भूले बिसरे गीत हैं? सदन में जो हंगामा है वो तो हमारा अधिकार है, लेकिन सदन में डेलिब्रेशन डिस्कशन भी तो अधिकार है विपक्ष का। ऐसा तो नहीं है कि डिस्कशन अधिकार नहीं है। अगर आप अभी क्योंकि स्पीकर की बात हो रही थी तो टीएमसी ने एक बात बोली कि कांग्रेस ने हमसे चर्चा नहीं करी लेकिन वन साइडेड फैसला ले लिया, तो यानी डेलिब्रेशन तो इंडिया अलायंस में भी नहीं है ना, और आम आदमी पार्टी तो अलग ही चल रही है। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अलग हो ही गए हैं, यानी आपका कुनबा भी जो जिसकी जितने संख्या आई उसके बाद धीरे धीरे अलग थलग हो ही रहा है। नहीं, मैं निसंकोच ये स्वीकार करता हूं कि 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाना भारत के इतिहास पर एक कलंक की तरह है और वो लोकतंत्र और संविधान का स्थगन था, लेकिन वो हमें बहुत शिक्षा भी देता है। 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, जब 77 में चुनाव हुए तो पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया और इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई। तो ये इस बात का सबूत, और उस समय पूरा देश इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा था। अब जो 10 साल से इमरजेंसी इस देश में घोषित लगी हुई है उसके खिलाफ भी ये देश खड़ा हुआ है और विपक्ष खड़ा हुआ है, विपक्ष का फर्ज बनता है। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? दूसरी बात, संविधान का सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा। संविधान बदल देंगे, ये जनता में भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कभी संविधान के प्रति आस्था नहीं रही। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा में स्वीकृत किया गया तो उस समय के आरएसएस के प्रमुख गुरु गोलवलकर जी ने, इनका जो अखबार निकलता ऑर्गेनाइजर, उसमें बाकायदा लेख लिख के कहा कि ये संविधान कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, हमें स्वीकार नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये समय समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब ये संविधान बदला जाएगा। जब तक बाबा साहब मेरा काउंटर सवाल है, 2/3 बहुमत चाहिए तो बीजेपी फुल मेजॉरिटी की 2/3 चाहिए। 2/3 नहीं, 2/3 थी। नो 303 था बीजेपी का नंबर। 2/3 कहां से होगा? 543 में से 303 2/3 पर अलायंसेस के साथ तो हो ही जाता है ना। अलायंस सहयोग नहीं करेंगे उसमें, इन्हें 370 चाहिए थी और ये कहते हैं, बार बार कहते हैं। और ये जो संविधान, बाबा साहब का संविधान जब तक जिंदा है, ये देश ना तो मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना सिख राष्ट्र बन सकता है। ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है। क्या बात है? बार बार ये कहा जाता है कि बार बार एक ही बात कही जाती है कि देखिए 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द मैटर मुझे रखना पड़ेगा। बीजेपी की अपनी 303 सीटें थी और अलायंस के साथ बीजेपी 360 के करीब प्लस थी। जगनमोहन रेड्डी और बीजू जनता दल को अगर हम मिला लें तो बीजेपी 300, अब बीजेपी का अलायंस 375-80 के भी पार था। हमने धारा 370 में जब पास हुई तब ये देखा है, हमने ऐसा कई बड़े मुद्दों पर देखा है जब उन सब दलों ने समर्थन करा भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे का। पॉइंट ये है कि मोदी ने तब नहीं बदला तो मोदी अब क्यों बदलेगा, लेकिन ये एक नैरेटिव है। और शिवम त्यागी, देखिए जो नैरेटिव होता है उसके साथ झगड़ा आपको करना पड़ता है, उससे निपटना पड़ता है। विपक्ष ये एक नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा कुछ हद तक कि आप संविधान बदलने के लिए आ रहे हो, लेकिन आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे इंटरव्यू में इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ रखा और पब्लिक रैलीज में भी रखा। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष को लग रहा है ऐसा कि एक बार जैसे कोई मीठा चख लेता है तो उसको लगता है कि दूसरी बार भी फायदा मिल ही जाए? नहीं ऐसा अमित जी, या फिर इसको दूसरी तरह इस तरीके से ले सकते हैं कि जिस बच्चे का माँ बाप को पता हो कि ये आदमी गारंटीड फेल होना है, अगर उसके 33% आ जाए तो भाई साहब पड़ोसियों तक मिठाई बंटती है, तो हंगामा तो इनका जायज है। दूसरी तरफ हमारा पता था कि हम डिस्टिंक्शन लेकर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत रहा, दिक्कत में रही। तो इसी तरीके से हम तो जीत के बाद भी शांत हैं, ये बेचारे 33% तक भी नहीं पहुंचे, उसके बाद हाल देख लीजिए। अब अबे साले आ गया था विषय साफ है जहां तक। अरे भाई रुकिए ना प्लीज, अहंकार मतलब तीसरी बार हमने सरकार बना ली, अभी तक कुछ बदला। 63 कम होने के बाद भी इतिहास में कोई कर नहीं पाया नेहरू जी के अलावा ये जो हमने किया। वाले 5 सालों में हम दिखाएंगे आपको आपके भाई, लेकिन 64 साल में तीसरी बार सरकार कोई नहीं बनी, कोई नहीं बनी। अब अभी ये देखिए, अब ये तीनों बोलेंगे, आप बोलने नहीं देंगे। अच्छा बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नेहरू जी के अलावा कौन बना?
कौन बना जिसने 5 साल सरकार चलाई? नहीं बना कोई भी। अरे बना कौन? बना कौन? वो बोल रहे हैं जिनका अपना खुद का आज तक जीवन में एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बना, कुछ भी। थैंक यू। नेहरू जी मैं अकेले अपनी चीज कहना चाहता हूं। बहुमत से बने थे। थैंक यू। वैसे एक सेकंड दिस रिमाइंड्स मी, वैसे आरजेडी किस बात के लिए सेलिब्रेट कर रही है? क्योंकि उनकी सीटें तो बड़ी कम आई है, मतलब 0 से 5 हो गए सपा ना। का मान लेता हूं मैं। 0 से 5 हो गए। लेफ्ट और आपकी बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपका तो बहुत बुरा हाल हुआ था बिहार के अंदर। अमीश देवगन जी, अमीश जी, पॉइंट पर आना चाहता हूं। आरजेडी को आज भी बिहार में इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, देखिए वोट- ये वोट लोकतंत्र शेयर की किए एक तो खूबसूरती ऐसा है। मैं मेरे को लगभग आज 22-23 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। अगर हम देखें तो अटल जी की सरकार देखी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देखी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमने देखी। तो एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, देखिए आम आदमी पार्टी जो पंजाब के अंदर जिसका सुपड़ा साफ हो गया है, मतलब 3 सीटें आई हैं पिछली बारी, और जो 13 सीटें हैं वहां पर, उसमें से 3 सीटें आई हैं। दिल्ली में उनकी अलायंस के बाद, यानी उन्होंने कांग्रेस के साथ एक अलायंस करा, उसके बाद भी उनकी एक सीट नहीं आई है। वो आम आदमी पार्टी भी खुश है। आरजेडी हमारे सामने बैठी हुई है, इनके प्रवक्ता साहब, इनकी पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार के अंदर इनकी भी कोई खास सीटें नहीं आई हैं, बुरी गत हुई है। जो उधर लेफ्ट पार्टी के हैं, इनका केरल में कांग्रेस ने इनको साफ कर दिया है पूरी तरह से, और बंगाल में ममता दीदी ने इनको साफ कर दिया है। हालांकि बंगाल में बीते 10 साल में 0 ही चल रहा है इनका, लेकिन सेलिब्रेशन मोड ऐसा है कि अब खुद अगर व्यक्ति अच्छे नंबर ना प्राप्त कर पाए, लेकिन सामने दोस्त की खुशी में खुश है, ये इस तरह का तरीका है। ये मैं पब्लिक के बीच में बात बोल रहा हूं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इस देश में जिस तरीके से संविधान का मिसयूज हुआ, जिस तरीके से आर्टिकल 356 लगाया गया, जिस तरीके से सरकारें गिराई गई, मैं एग्जांपल कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी कहा था ना कि इमरजेंसी के तुरंत बाद इंदिरा जी हारी थी 1980 में, जब इंदिरा जी का फिर से जीत के आना हुआ, उसके बाद इस देश में सारी गैर कांग्रेसी सरकारों को गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? इस देश में जब जो है बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार गिरा दी, ठीक है, लेकिन बाकी की 4 राज्यों की सरकारें भी गिरा दी। वो कौन सी बात थी? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और लेफ्ट वालों आप भी सुन लो, कांग्रेस वालों ने 1957 में जब पहली इनकी सरकार आई, नेहरू जी ने बिना कुछ पूछे रातों रात उसको गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? और नरेंद्र मोदी जी ने आज तक एक भी जगह राष्ट्रपति भाषण नहीं लगाया, सिर्फ कश्मीर को छोड़कर। ध्यान मत दीजिए, उसके बाद आज हम संविधान पर ध्यान मत दीजिए। आज हम पार्लियामेंट नहीं है, एक-एक करके बोल रहे हैं। इतिहास पढ़िए, लेफ्ट का इतिहास पढ़िए, कुछ नहीं पता आपको। इतिहास पढ़िए, आपको 5000 साल जानते ही नहीं पुराने हैं। होते। हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम। अच्छा। आपके रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ इवॉल्व साथ करते हैं, खत्म होते चले वो गए। शिवसेना गजब बात हो गई है। इंदिरा गांधी सर के एक सेकंड emergency सर, को support आप किया आवेश था। में बोल गए। आपने बोला कि हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम। Yes. बिल्कुल इतिहास Relationship नहीं से नहीं, रिलेशन संबंध तो बदलते ही है समय के साथ। वो नीतीश कुमार को देखकर कोई भी समझ सकता है कि संबंध कैसे बदले जाते हैं, लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूं, संबंध बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास जो होता है वो आईना होता है किसी भी मुल्क का, और इतिहास बदले नहीं जाते। इतिहास जो ये होता है, वो इतिहास बताया ये है जाता है। कि जैसे RSS ये देश का इतिहास, आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। ये इतिहास बोलिए, क्या बोलिए इतिहास? मेरा पॉइंट ये है कि बार बार बोला जा रहा है इतिहास इतिहास। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, और इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मैं बहुत साफ गोई से बोलता हूं, 1947 से भारत नहीं है, भारत आदिकाल से है। भारत प्रभु राम के समय से है, भारत जो है आदिकाल से है। इसलिए 1947 के बाद 1947 भारत के कालखंड में एक मूवमेंट था जिसमें हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। मुगलों ने राज किया जी हमारे देश के ऊपर, 800 साल राज किया, क्या कर लीजिएगा। इतिहास है हमारे देश का, और ये देश, हमारे देश का इतिहास, मैं फिर कहता हूं, भारत एक परंपरा है, ये एक मुल्क है ही नहीं, ये एक परंपरा है भारत।